हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्ट्री विद पटेल में स्वागत करता हूं। आज की सेक्शन में हम बात करेंगे कलचुरी शासन की, कलचुरी वंश की। इससे पहले हमने कलचुरी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण शासकों के संदर्भ में हमने देखा ही था। आज हम बात करेंगे कलचुरी वंश से रिलेटेड अंधकार युग की, कलचुरी वंश से रिलेटेड अंधकार युग से। इससे पहले के सेक्शन में हमने देखा था कि प्रतापमल के शासनकाल 1225 ईस्वी के बाद कलचुरी वंश से रिलेटेड शासकों की जानकारी लगभग 200 से 300 वर्षों तक हमें प्राप्त नहीं होती है और यही समय काल कलचुरी वंश का अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। अंधकार युग में रहे महत्वपूर्ण शासकों हम लोग वन बाय वन विस्तृत रूप से अध्ययन करते चले जाएंगे। इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे बहारेंद्र शाह की, बहारेंद्र शाह। देन बात करेंगे कल्याण शाह, बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह। साथ ही साथ देखेंगे लक्ष्मण शाह। फिर बात करेंगे तखत सिंह, लक्ष्मण शाह के बाद बात करेंगे तखत सिंह, देन राज सिंह, तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, कहीं कहीं सिरदार सिंह कहा गया है इन्हें, सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। और अंत में बात करेंगे मोहन सिंह से रिलेटेड फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अभी आप बात करें बहारेंद्र शाह की, तो हमने जैसे डिस्कस किया कि प्रतापमल के बाद जो अंधकार युग आया जिसमें प्रथम शासक के रूप में, प्रमुख शासक के रूप में बहारेंद्र शाह की अगर बात करें तो बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी छुरी कोसगई को स्थापित किया। छुरी कोसगई कोरबा में स्थित इस जगह को इन्होंने बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। छुरी कोसगई को राजधानी के रूप में स्थापित किया। अपितु कलचुरी वंश रतनपुर से शासन करते थे, वहीं बहारेंद्र शाह छुरी कोसगई को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर यहाँ से इनका शासन करते थे। और इनके शासनकाल की अगर बात करें तो 1480 ईस्वी से 1544 ईस्वी के बीच में इनके शासन का उल्लेख हमें मिलता है। इस तरह से 1480 ईस्वी से 1544 के बीच में बहारेंद्र शाह के शासन का उल्लेख हमें मिलता है, जहां पे इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में छुरी कोसगई को स्थापित किया। इसी साथ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो बहारेंद्र शाह के द्वारा ही रतनपुर के महामाया मंदिर के सभागृह रतनपुर के महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार बहारेंद्र शाह के द्वारा करवाया गया। साथ ही साथ देखें तो चैतुरगढ़ के किले का निर्माण भी बहारेंद्र शाह के द्वारा करवाया गया। इसी तरह चूँकि इन्होंने छुरी कोसगई को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था, इसलिए यहाँ पे कोसगई माता का मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। और प्रथम कोषागार का भी निर्माण बहारेंद्र शाह के द्वारा करवाया गया था। तो रिलेटेड फैक्ट्स में याद रखिएगा, कोसगई माता का मंदिर और प्रथम कोषागार का निर्माण, चैतुरगढ़ के किले का निर्माण, महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार इन्हीं के द्वारा ही करवाया गया था। साथ ही साथ अन्य फैक्ट की बात करें तो इनके शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शिलालेख की बात करें तो एक रतनपुर से और दो छुरी कोसगई से संबंधित इनके शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, दो शिलालेख बहारेंद्र शाह के, एक रतनपुर से और दो छुरी कोसगई से हमें प्राप्त हुए हैं। इसी तरह हम लोग वन बाय वन अन्य तथ्यों की ओर आगे बढ़ें तो बहारेंद्र शाह के बाद
कल्याण शासन करते हैं। इन्होंने रतनपुर से शासन किया। और कल्याण साय का शासनकाल की अगर बात करें तो कल्याण साय का शासनकाल 1544 ईस्वी से 1581 ईस्वी के बीच में रहा। 1544 ईस्वी से 1581 के बीच में कल्याण साय का शासनकाल रहा। इन्होंने रतनपुर से अपना शासन किया, याद रखिएगा, इन्होंने रतनपुर से शासन किया। साथ ही साथ कल्याण साय 8 वर्षों तक, में महत्वपूर्ण तथ्यों में याद रखिएगा, 8 वर्षों तक मुगल दरबार में उपस्थित रहे। मुगल दरबार में उपस्थित रहे। यहीं गोपल्ला गीत के अकॉर्डिंग, गोपल्ला गीत के अनुसार कल्याण साय 8 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में रहे। 8 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में उपस्थित रहे। वहीं अगर बात करें तो राजस्व अधिकारी से विवाद होने के कारण मंडला राजस्व अधिकारी से विवाद होने के कारण, कल्याण साय का विवाद मंडला राजस्व अधिकारी के साथ होने के कारण अकबर ने इसे अपने दरबार में बुला लिया था। अकबर ने इसे अपने दरबार में बुलाकर 8 वर्षों तक रखा। इस तरह से 2 फैक्ट्स याद रखिएगा कि गोपल्ला गीत के अनुसार ये जहांगीर के दरबार में 8 वर्षों तक रहे, और मंडला राजस्व अधिकारी एक अन्य फैक्ट्स की बात करें तो वे अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक रहे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गोपल्ला गीत किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, अगर जहांगीर के संदर्भ में पूछे तो गोपल्ला गीत के अकॉर्डिंग जहांगीर के दरबार में कल्याण साय 8 वर्षों तक उपस्थित रहे। इसी क्रम में अगर बात करें तो कल्याण साय के द्वारा जमाबंदी प्रथा, राजस्व की शुरुआत, साथ ही साथ गढ़ व्यवस्था की शुरुआत भी कल्याण साय के द्वारा किया गया। और इसी गढ़ व्यवस्था के अकॉर्डिंग अंग्रेज अधिकारी मिस्टर चिस्म ने छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में विभाजित किया था। याद रखिएगा, 36 गढ़ों में इसे विभाजित किया था, जो कि शिवनाथ नदी इन 36 गढ़ों को 18 गढ़ों में विभाजित करती थी। 18 गढ़ रतनपुर के अधीन और 18 गढ़ रायपुर के अधीन। इस तरह से याद रखिएगा, गढ़ व्यवस्था की शुरुआत भी कल्याण साय के द्वारा, राजस्व की जमाबंदी प्रथा की शुरुआत भी कल्याण साय के द्वारा, और इसी गढ़ व्यवस्था के अकॉर्डिंग मिस्टर चिम्स, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, 36 गढ़ों को उन्होंने 36 गढ़ों में विभाजित किया था। यह भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, राजस्व की जमाबंदी प्रथा की शुरुआत किनके द्वारा करवाई गई। तो इस तरह से इन फैक्ट्स को हम याद करते चले जाएंगे। कल्याण साय, हमने कल्याण साय से रिलेटेड फैक्ट देखा। कल्याण साय के द्वारा शासन करने के दौरान इन्होंने गढ़ व्यवस्था जमाबंदी प्रथा की शुरुआत इनके द्वारा की गई। कल्याण साय के बाद अनेकों राजा, जिनमें प्रमुख शासकों के रूप में देखें तो लक्ष्मण साय, शंकर साय, जगमोहन साय, त्रिभुवन साय, रणजीत साय, इसी तरह अन्य शासकों का उल्लेख हमें मिलता है। प्रमुख शासक के रूप में देखें तो लक्ष्मण साय से संबंधित फैक्ट याद रखेंगे कि लक्ष्मण साय ने लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत की। वहीं लक्ष्मण साय के द्वारा बही खाता एवं लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत लक्ष्मण साय के द्वारा करवाई गई थी। तो इनसे रिलेटेड इतना फैक्ट याद रखिएगा कि बही खाता और लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत लक्ष्मण साय के द्वारा करवाई गई थी, याद रखिएगा। लक्ष्मण साय के बाद अगर बात करें तो तखत सिंह का शासनकाल देखें तो तखत सिंह 1685 से 1689 ईस्वी के बीच में शासन करते हैं। तखत सिंह
मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे, याद रखिएगा, औरंगजेब के समकालीन थे। वहीं साथ ही साथ तखत सिंह ने तखतपुर शहर की स्थापना की। तखतपुर शहर की स्थापना तखत सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी में की गई थी। तो तखत सिंह से रिलेटेड फैक्ट्स में याद रखिएगा कि इनका शासनकाल 1685 से 1689 ईस्वी के बीच में रहा। औरंगजेब के समकालीन थे और तखत सिंह अपने नाम के अनुरूप तखतपुर शहर की स्थापना यहाँ पे की, यह देखने को हमें मिलता है। तखत सिंह के बाद अगर शासकों की श्रेणी में हम बात करें तो राज सिंह से संबंधित फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे। राज सिंह, इनकी शासनकाल की अगर बात करें तो 1689 से 1712 ईस्वी तक 1689 से 1712 ईस्वी तक राज सिंह ने शासन किया। 1689 से 1712 ईस्वी तक राज सिंह का शासनकाल रहा। वहीं राज सिंह से महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर बात करें तो राज सिंह के द्वारा रतनपुर के बादल महल का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। रतनपुर के बादल महल का निर्माण राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। यहीं राज सिंह ने राजपुर शहर की स्थापना, राजपुर शहर जिसे वर्तमान में जूना शहर रतनपुर के पास जूना शहर रतनपुर के नाम से जानते हैं, राज सिंह के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा, राजपुर जूना शहर रतनपुर के नाम से जाना जाता है, जो कि रतनपुर के पास है। राज सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। रतनपुर के बादल महल का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। साथ ही साथ कलचुरी कालीन प्रमुख कवियों के रूप में देखें तो गोपाल मिश्र इनके दरबारी कवि थे और गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में, याद रखिएगा, खूब तमाशा में औरंगजेब की आलोचना की थी। औरंगजेब की थी। इस तरह से गोपाल मिश्र इनके दरबारी कवि थे राज सिंह के, जिनकी रचना खूब तमाशा में इन्होंने औरंगजेब की आलोचना की। याद रखिएगा, गोपाल मिश्र के और अन्य भी कई रचना हैं। इस तरह से अभी खूब तमाशा को याद रखिएगा कि इन्होंने खूब तमाशा में औरंगजेब की आलोचना की। राज सिंह के द्वारा रतनपुर के बादल महल का निर्माण करवाया गया। राज सिंह ने अपने बाद शासन के लिए मोहन सिंह को वादा किया था कि राज सिंह के बाद मोहन सिंह अगले शासक होंगे, मगर राज सिंह के मृत्यु के समय मोहन सिंह शिकार के लिए चले गए थे। अतः मोहन सिंह की अनुपस्थिति में सरदार सिंह यहाँ के शासक बनते हैं, जिनका शासनकाल की अगर बात करें तो देखेंगे 1712 से 1732 के बीच में राज सिंह देखेंगे। अब सरदार सिंह का शासनकाल राज सिंह के बाद देखें तो 1712 से 1732 ईस्वी के बीच में सरदार सिंह शासन करते हैं। वहीं सरदार सिंह राज सिंह के क्या थे? चाचा थे राज सिंह के चाचा थे। इनका शासनकाल 1712 से 1732 ईस्वी के बीच में रहा। सरदार सिंह के बाद हम महत्वपूर्ण तथ्यों में शासकों के रूप में देखें तो बात करेंगे अब रघुनाथ सिंह की। इस अंधकार युग के अंतर्गत देखेंगे रघुनाथ सिंह शासनकाल रघुनाथ सिंह का देखें तो 1732 से 1745 ईस्वी के बीच में रघुनाथ सिंह का शासनकाल रहा। रघुनाथ सिंह के शासनकाल में ही मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति, याद रखिएगा, रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत के द्वारा उड़ीसा अभियान से
उड़ीसा अभियान के दौरान रघुनाथ सिंह के शासनकाल में मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत के द्वारा रतनपुर पे आक्रमण किया गया। याद रखिएगा, रतनपुर पर आक्रमण किया गया। चूंकि इस समय रघुनाथ सिंह और यह आक्रमण 1741 ईस्वी के बीच में हुआ, 1741 ईस्वी के बीच में भास्कर पंत के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया। चूंकि रघुनाथ सिंह एक वयोवृद्ध शासक थे और अपने एकमात्र पुत्र के मृत्यु के कारण ये पुत्र वियोग से व्यथित थे और इन्हीं कारण रघुनाथ सिंह ने मराठा सैनिकों के साथ युद्ध नहीं किया। यह क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा कि रघुनाथ सिंह और मराठा शासक के सेनापति रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत के सेनाओं के बीच में युद्ध नहीं हुआ था। याद रखिएगा, युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे रघुनाथ सिंह ने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया गया था, इसलिए इनके बीच में युद्ध नहीं हुआ। इस तरह से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश, जो कि सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली राजवंश थी, यहाँ पे उनका अंत होता है। इस तरह कह सकते हैं कि अंतिम कलचुरी शासक, इस तरह से हम कह सकते हैं अंतिम कलचुरी शासक के रूप में यहाँ पे शासन किए रघुनाथ सिंह अंतिम कलचुरी शासक। याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अंतिम कलचुरी शासक के रूप में रघुनाथ सिंह। वहीं प्रथम मराठाधीन शासक की अगर बात करें, प्रथम मराठाधीन शासक की अगर बात करें, प्रथम मराठाधीन शासक की बात करें तो रघुनाथ सिंह। इस तरह से प्रथम मराठाधीन शासक रघुनाथ सिंह और अंतिम कलचुरी शासक के रूप में रघुनाथ सिंह, इन दोनों फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। इस तरह से हमने देखा कि रघुनाथ सिंह मराठाधीन प्रथम शासक और कलचुरी वंश के अंतिम शासक हुए। रघुनाथ सिंह के बाद मोहन सिंह ने यहाँ पे शासन किया और मोहन सिंह का शासनकाल 1745 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक रहा। 1757 ईस्वी तक रहा। मोहन सिंह मराठाधीन अंतिम शासक थे। याद रखिएगा, मराठा अधीन अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह थे। इस तरह से हमने महत्वपूर्ण फैक्ट को हमने देखा। अंतिम कलचुरी शासक मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक के रूप में मोहन सिंह, जिनका शासनकाल 1745 से 1757 ईस्वी के बीच में रहा। इस तरह से अंधकार युग से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हमने 1 बाय 1 देखा। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने हुए होंगे तो हमने विस्तृत रूप से कलचुरी वंश को देखा और आपको समझ में आया ही होगा इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।